अमीर और गरीब बहू की पहली गोद भराई पर मायके से आई ड्रेस। कामिनी मशीन पर कपड़े सिलने में बिजी थी, तभी राधा कामिनी से। माँ पिताजी अभी तक फैक्ट्री से घर खाना खाने नहीं आए। वो हमेशा इस वक्त तक आ जाते हैं। हाँ बेटा, लगता है कि फैक्ट्री में कुछ ज्यादा ही काम होगा। एक काम कर, तो खुद ही चली जा और उनको खाना दिया। ठीक है माँ। राधा टिफिन पैक करके अपने पिताजी को देने के लिए निकल जाती है। वो फैक्ट्री पहुंचती है और देखती है कि उसके पिताजी फैक्ट्री में पसीने से लथपथ होकर भारी बक्सों को अकेले उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। राधा हाथ में टिफिन लिए वहां पहुंचती है। बाबा, आप खाना खाने घर भी नहीं आए, आप बाहर बैठकर खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा, मैं खा लेता हूँ। अविनाश टिफिन लेकर फैक्ट्री के बाहर निकल जाता है। राधा भारी बक्सों को देखकर मन ही मन, मेरे बाबा इस उम्र में भी परिवार के लिए कितनी मेहनत का काम करते हैं। तब तक मैं उनका ये काम कर देती हूँ तो उन्हें आराम मिलेगा। राधा भारी बक्से उठाकर दूसरी जगह रखने लगती है। उसी समय फैक्ट्री का मालिक मोहन अपने मैनेजर के साथ वहां आकर राधा को देखते हुए मन ही मन, अरे ये तो बड़ी ही मेहनती लड़की लग रही है। अपने पिता को आराम देने के लिए ये खुद इतनी तकलीफ उठा रही है और इतना भारी काम कर रही है। तभी अविनाश वहां आकर राधा से, अरे बेटा, तू क्यों काम कर रही है? मैंने मना किया था ना तुझे। बस पिताजी, मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा सा हाथ बटा दूं। बेटा, तू कितनी अच्छी है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है कि मुझे तुझ जैसी बेटी मिली। चल, अब तू जल्दी घर जा। राधा टिफिन लेती और फैक्ट्री के बाहर निकल जाती है। मोहन तुरंत अपनी कार की चाबी निकालता है और राधा के पीछे चल देता है। राधा एक पुरानी राशन की दुकान के सामने रुकती है और चावल और दाल का पैकेट लेती है। मोहन अपनी कार को थोड़ा आगे बढ़ाता है। तभी मोहन की जेब से उसका कीमती लेदर पर्स नीचे सड़क पर गिर जाता है। राधा की नजर उस पर्स पर पड़ती है। राधा हाथ में पर्स लेकर कार के पीछे आकर, बाबूजी, आपकी जेब से ये पर्स नीचे सड़क पर गिर गया था। मोहन मुस्कुराते हुए अपना पर्स खोलता है और उसमें से 500 के कुछ नोट निकालकर राधा की तरफ बढ़ाता है। राधा नोटों को देखकर अपने हाथ पीछे खींच लेती है। बाबूजी, नेकी की कोई कीमत थोड़ी होती है। आप इन पैसों को अपने पास ही रहने दीजिए। राधा हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। तब मोहन मन ही मन, ये लड़की कितनी स्वाभिमानी और कितनी अच्छी है। आज के जमाने में ऐसे विचार मिलना बड़ा मुश्किल है। इसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। मोहन राधा के बारे में सोचते हुए घर निकल जाता है। दूसरी तरफ शहर के बड़े मॉल में प्रियंका अपनी माँ शालिनी और पिता उमेश के साथ ड्रेसेस देखते हुए, देखो माँ, ये कितना डिजाइनर सा ड्रेस है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मैं ये बैकलेस ड्रेस से फाइनल करूंगी। हाँ बेटा, तुझे जो भी पसंद आ रहा है तो वो ले ले। शादियों के सीजन में तुझे सबसे अलग और मॉडर्न दिखना चाहिए। पैसों की कोई चिंता मत कर। अरे बेटा, तेरी शादी की बात चल रही है। यहाँ वहाँ समाज के लोग और अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, तो तू ऐसे छोटे और खुले कपड़े मत पहन। थोड़े शालीन कपड़े पसंद कर। अरे तुमको आज का फैशन बिल्कुल समझ नहीं आता। तुम हमेशा वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ जाते हो। बेटे, तुझे जो लेना है तो वो ले ले, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। प्रियंका अपने पिता की बात को अनसुना कर देती है और 3-4 स्लीवलेस और आगे से खुली हुई ड्रेसेस को बिलिंग काउंटर की तरफ ले जाती है। इधर मोहन घर पहुंचता है, जहां मेज पर बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। पास में ही माता पिता के साथ छोटा बेटा दीपक, बुआ विहानी और बहन कविता भी चाय पीते हुए तस्वीरें देख रहे हैं। तभी मोहन को देखकर सुनील, आजा बेटा मोहन, तू भी आजा। देख जरा इन लड़कियों की तस्वीरें देख। क्यों, कोई विशेष बात है क्या? हाँ बेटा, ये पंडित जी ने कुछ नई तस्वीरें भेजी है शादियों के लिए। ये देख, हमारे छोटे दीपक ने तो अपने लिए लड़की पसंद भी कर ली है। ये देख, इस लड़की का नाम प्रियंका है। अब तू भी इन तस्वीरों में से अपने लिए एक लड़की पसंद कर ले तो तुम दोनों भाइयों की शादी मैं एक ही मंडप में करवा दूंगी। लेकिन सुनील मोहन को उदास देखकर, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है या कोई बात है तो तू हमसे बिना किसी संकोच के बता। दरअसल पिताजी, मैंने अपने लिए आज ही एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और मुझे उसी से शादी करनी है। चलो भैया को कोई तो लड़की आखिरकार पसंद आई। कविता, तू चुप कर, हर बात में मजाक मत किया कर। अरे बेटा मोहन, कौन है वो लड़की और कहाँ रहती है? उसके परिवार के बारे में भी कुछ बता हमें। माँ, वो लड़की हमारे फैक्ट्री के एक मजदूर की बेटी है।
ये सुनते ही बुआ विहानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इसका मतलब है कि तू एक गरीब मजदूर की लड़की से शादी करेगा? भला वो लड़की हमारे इतने बड़े खानदान और हमारे स्टैंडर्ड को क्या ही मैच करेगी? हाँ भैया, बुआ की बातें तो बिल्कुल सही है। हमारे घर में भाभी लाओ तो ऐसी भाभी लाओ जो हमारे स्टेटस और टक्कर की हो। देखो अगर मोहन को वो लड़की पसंद है तो जिंदगी तो उसको ही गुजारनी है ना। हमको इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो हम उस लड़की को भी देखने चलेंगे। सुनील की बात सुनकर सुनीता भी हामी भर देती है। अगले दिन सभी लोग दोनों लड़कियों को देखने निकल पड़ते हैं। सभी प्रियंका के घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रियंका बाहर आती है। उसने एक बहुत ही महंगी वेस्टर्न वन पीस ड्रेस पहनी हुई है। बाल पूरी तरह खुले हुए हैं और वो काफी मॉडर्न लग रही है। उसे देखकर दीपक सुनीता से, माँ मुझे तो लड़की पसंद है, इसका स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। तुम तो बस शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ बेटा, जब तुझे लड़की इतनी पसंद आ गई है तो हमें भी पसंद है। कविता और विहानी प्रियंका की ड्रेस को देखकर कानाफूसी करते हुए, बुआ कितनी अच्छी ड्रेस है ना भाभी की। भाभी का ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा और एकदम लेटेस्ट फैशन का है। ऐसी भाभी हमारे घर आएगी तो पार्टी में सब देखते रह जाएंगे। हाँ कविता, सही कहा तूने। इनका रहन सहन हमारे जैसा ही है। भाई हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। सुनील और प्रियंका का रिश्ता तय हो जाता है। फिर सभी लोग अब राधा के घर पहुंचते हैं। अविनाश उनका स्वागत करते हुए, आइए आइए साहब, अंदर पधारिए। मुझे हमारे फैक्ट्री के मैनेजर बाबू ने पहले ही खबर कर दी थी कि आप लोग आज मेरी बेटी को देखने आने वाले हैं। हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में राधा अंदर से चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। उसने एक बेहद साधारण सलवार सूट पहना हुआ है। हाथ में कोई आभूषण नहीं है और सिर पर दुपट्टा बहुत सलीके से लिया हुआ है। तभी कविता अपनी बुआ से कान में, बुआ देखो ना, ये लड़की तो कॉमन और साधारण है। इसकी ड्रेस भी कितनी सिंपल है। भैया ने भला इसमें ऐसा क्या देख लिया जिसे शादी के लिए पसंद कर लिया। मुझे तो ये बिल्कुल हमारे लायक नहीं लगती। हाँ कविता, तेरा भाई शुरू से ही ऐसा अजीब है। उसको सिंपल कपड़े, सिंपल लड़कियाँ, सब कुछ अपनी जिंदगी में बिल्कुल सिंपल चाहिए। सुनीता उनकी बातें सुनकर धीरे से डांटते हुए, चुप करो तुम दोनों, कहीं पर भी जाकर अपनी ये फालतू की बातें शुरू कर देती हो। थोड़ी देर के बाद सुनीता मोहन से, बेटा जब तुझे लड़की इतनी पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। लड़की के संस्कार उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे हैं। अविनाश बाबू, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अविनाश और कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह दोनों भाइयों की शादियां तय हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है और चारों तरफ शहनाई की गूंज है। दोनों भाई दूल्हे के लिबास में घोड़ी पर सवार हैं। परिवार और रिश्तेदार नाचते गाते बारात निकालते हैं और हॉल में पहुंचते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रियंका एक डिजाइनर लाचा पहने हुए आती है, जिसका ब्लाउज पूरी तरह बैकलेस है और नेक काफी बड़ा है। सिर पर दुपट्टा पीछे की तरफ गिरा हुआ है। आगे चेहरे पर कोई घूंघट नहीं है। छाया और माया उसे देखकर बातें करते हुए, देख रही हो माया बहन, ये सुनील भाई की छोटी बहू कितनी मॉडर्न और आधुनिक विचारों वाली है। शादी के मंडप में भी ऐसा पहनावा पहन रखा है। हाँ छाया बहन, सुनीता ने तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की पसंद की है अपने छोटे बेटे के लिए। देख रही हो इसका दुपट्टा भी। घूंघट की बात तो छोड़ ही दो, दुपट्टा भी ठीक से नहीं डाला है। सर से दुपट्टा बिल्कुल पीछे गिरा हुआ है। पूरा पेट और पीठ दिख रही है। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल का जमाना ही ऐसा आ गया है। पुराने तौर तरीके तो जैसे गायब ही हो गए हैं। प्रियंका जाकर मंडप में दीपक के पास बैठ जाती है। तभी दूसरी दुल्हन राधा मंडप की तरफ बढ़ती है। उसने एक भारी पारंपरिक लहंगा पहना हुआ था। उसका सिर पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ है। वो भारी पारंपरिक गहनों में लिपटी हुई है। उसे देखकर माया और छाया, अरे माया बहन, जरा इस दूसरी बहू को तो देखो, ये तो बहुत ही संस्कारी और सुशील लग रही है। हाँ छाया बहन, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर और पारंपरिक है। इसका वर्क कितना बारीक और सुंदर लग रहा है। पूरा चेहरा ढका हुआ है। इसे कहते हैं असली भारतीय बहू। सुनीता की किस्मत अच्छी है कि उसे ऐसी बहू मिली। राधा आकर मोहन के बगल में बैठ जाती है। तभी कविता अपनी सहेली रिया के साथ मुस्कुराती हुई मंडप के पास आती है और प्रियंका के लहंगे की तारीफ करते हुए, भाभी आपकी ड्रेस वाकई बहुत सुंदर और कमाल की लग रही है। आपका ये बैकलेस लुक तो इस शादी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। सब लोग आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ कविता, थैंक यू सो मच।
मैंने तो इसे शहर के सबसे महंगे बुटीक मनीष मल्होत्रा से ऑर्डर देकर बनवाया है। एकदम डिजाइनर ड्रेस है। वैसे कविता, तेरी छोटी भाभी की ये ड्रेस भी बहुत गजब लग रही है। क्या शानदार फ्लेयर है इसका और कितना बारीक और सुंदर वर्क है। भाभी, आपने इसे कहाँ से लिया? मेरी माँ ने बनाई है ये ड्रेस। उन्होंने खुद रात रात भर जागकर उसकी सिलाई और इस पर कढ़ाई का पूरा काम किया है। सचमुच भाभी, आपकी माँ के हाथों में तो जादू है। बहुत ही सुंदर बनाई है ये ड्रेस। बाजार में भी ऐसी फिनिशिंग मिलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद दोनों दुल्हनों के फेरे की रस्म शुरू हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है और दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगली सुबह सभी हॉल में बैठे हैं, तभी आरती गाने की ध्वनि गूंजने लगती है। अरे ये सुबह सुबह इतनी मधुर और सुंदर आरती कौन गा रहा है भाई? हमारे घर में तो इतने वर्षों से कभी किसी ने इस तरह सुर में आरती नहीं गाई। अरे सुनील जी, और कौन गा रहा होगा? हमारी छोटी बहू राधा ही गा रही है। वो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और स्नान करके सीधे मंदिर में चली गई। थोड़ी देर में राधा पूजा की थाली लिए हॉल में आती है। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी हुई है, माथे पर लंबा सिंदूर लगाया है और सिर पर पल्लू लिया हुआ है। वो सबसे पहले सुनील और सुनीता के पास जाती है। माँ जी, बाबूजी, ये भगवान का प्रसाद लीजिए। राधा झुककर सुनील और सुनीता के पैर छूती है। इसके बाद वो विहानी और कविता को भी प्रसाद देकर उनके पैर छूती है। फिर अपनी सास से, माँ जी, आज इस घर में मेरी पहली रसोई है तो मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटा, प्रियंका भी अपने कमरे से बाहर आ जाए तो तुम दोनों बहुएं मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना बना लेना। तभी प्रियंका बाहर आती है। उसने एक चमकदार सिल्क साड़ी पहनी हुई है जिस पर ब्लाउज बहुत ही मॉडर्न है। उसे देखकर कविता विहानी के कान में, देखो बुआ, हमारी प्रियंका भाभी कितनी स्मार्ट और अप टू डेट लग रही है। हाँ कविता, बिल्कुल सही कह रही है तू। इसे कहते बड़े घर की बहू का सलीका। प्रियंका मुस्कुराते हुए सोफे के पास जाती है। वो कविता और बुआ के पास बैठ जाती है। कविता राधा की साधारण साड़ी की तरफ देखती है और फिर प्रियंका की साड़ी को छूकर राधा को ताना मारते हुए, वैसे प्रियंका भाभी, आपके कपड़े तो सच में बहुत डिजाइनर है और राधा भाभी, आपके कपड़े भी ठीक ठाक ही है, लेकिन आपका ये पहनावा काफी देहाती और पुराना सा पैटर्न है। आज के जमाने में ऐसी साड़ियाँ कौन पहनता है? हाँ, मुझे ज्यादा डिजाइनर कपड़ों का पता नहीं है। ये साड़ी मेरी माँ ने मेरे लिए खुद सिलाई की है। चलो चलो, अब कपड़ों की बातें छोड़ो, दोनों बहुएं रसोई में जाओ और मिलकर कुछ अच्छा सा बनाओ। प्रियंका और राधा दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। प्रियंका फ्रिज खोलकर डिब्बा बंद चीजें निकालती है, जबकि राधा आटा गूंथने और सब्जियां काटने बैठ जाती है। थोड़ी देर में दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। प्रियंका ने पास्ता, मैगी, बर्गर तो वहीं राधा ने आलू गोभी की सब्जी, रोटियां, दाल चावल और सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह, एक तरफ विदेशी पकवान है और दूसरी तरफ पूरी तरह से पारंपरिक भारतीय भोजन। मोहन, दीपक, चलो खाना शुरू करो। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर दोनों बहुओं को शगुन देते हैं। शादी के कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। एक रविवार सुनीता अपने दोनों बेटों से, अरे मोहन, दीपक, जब से शादी हुई है तुम दोनों सिर्फ काम में ही लगे हुए हो। अपनी अपनी बीवियों को कभी बाहर घुमाने फिराने भी तो ले जाओ। हाँ माँ, चलो आज हम सब पूरा परिवार मिलकर शॉपिंग के लिए मॉल चलते हैं। अरे वाह भैया, इसी बहाने मैं भी अपने लिए कुछ नए कपड़े और सैंडल्स ले लूंगी। अरे जाओ भाई, दोनों बहुएं तैयार हो जाओ। दोनों बहुएं बहुत खुश होकर अपने अपने कमरों में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। प्रियंका एक वेस्टर्न जीन्स और छोटा टॉप निकालती है, साथ में मैचिंग शूज रखती है। वहीं राधा अपनी अलमारी से एक अनारकली सूट निकालती है जिसके साथ एक बड़ा सा दुपट्टा है। थोड़ी देर के बाद दोनों तैयार होकर हॉल में आती हैं। कविता दोनों को देखकर, प्रियंका भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। आपके जीन्स और टॉप का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्मार्ट है और ये शूज भी एकदम परफेक्ट है। हाँ, वैसे एक तरफ तो हमारे घर की इतनी मॉडर्न बहू है जो बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड की लगती है और दूसरी तरफ ये इतनी टिपिकल और साधारण बहू। मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर बाहर समाज के लोग इन दोनों को साथ में देखेंगे तो हमारे परिवार के बारे में क्या कहेंगे। राधा को देखकर लोग यही कहेंगे कि इस घर की एक बहू तो पूरी तरह से संस्कारी है। भाभी, आपसे तो कभी भी हमारी साइड लेने की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। थोड़ी ही देर में सभी मॉल पहुंचते हैं। तभी सामने से छाया और माया हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए आती हैं और सुनीता से बातें करते हुए, अरे सुनीता बहन, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू शॉपिंग करने आए हैं। हाँ छाया बहन, सोचा आज बेटों की छुट्टी है तो इन्हें शॉपिंग करवा लाए। माया दोनों बहुओं को बहुत ध्यान से देखती है। प्रियंका जीन्स टॉप में खड़ी है और राधा
अपने अनारकली सूट में सिर पर हल्का पल्लू लिए खड़ी है। अरे भाई सुनीता, तेरी दोनों बहुओं में तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। एक बहू इतनी संस्कारी और पारंपरिक कपड़ों में है और दूसरी बहू इतनी ज्यादा मॉडर्न है। हाँ माया बहन, ये सब तो बेटों की अपनी अपनी पसंद है, हमारे लिए तो दोनों बहुएं एक समान है। वैसे सुनीता बहन जो भी हो, लेकिन तुम्हारी एक बहू पूरब है तो दूसरी बहू पश्चिम, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। छाया और माया बातें करके चली जाती हैं और दोनों बहुएं शॉपिंग करने लगती हैं। प्रियंका एक मॉडर्न ड्रेस उठाकर दीपक से, देखिए ये ड्रेस कितनी सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अरे प्रियंका, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। हमारी शादी में भी बहुत खर्च हुआ था, तो कुछ तो मेरे बजट का ख्याल करो। देखिए दीपक, मुझे तो शुरू से ही ऐसी ही डिजाइनर ड्रेसेस पहनना पसंद है। अगर आप मुझे ये दिला रहे हो तो दिला दो, वरना मैं यहाँ से कुछ और नहीं लूंगी। अच्छा बाबा, ले लो तुम्हें जो भी लेना है। दूसरी तरफ मोहन राधा से, राधा तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस पसंद कर लो ना। नहीं जी, ये ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा महंगी है और इनका कपड़ा भी उतना मजबूत नहीं होता। मुझे तो खुद सिलाई करना आता ही है, मैं अपने लिए बस कुछ सादा कपड़ा ही ले लेती हूँ। राधा सेल्समैन को बुलाकर कुछ कपड़े, मैचिंग गोटा, पट्टी, कुछ नग और स्टोन वर्क का सामान पसंद करती है और उसे एक थैले में पैक करवा लेती है। मोहन राधा की समझदारी को देखकर बहुत खुश होता है। शॉपिंग के बाद सभी घर आ जाते हैं। अगले दिन दोपहर में राधा अपने कमरे में बैठकर मशीन पर सिलाई करते हुए अपनी ड्रेस बना रही थी। तभी मोहन अंदर आता है। अरे वाह राधा, तुम तो बहुत ही सुंदर और लाजवाब ड्रेस सिल रही हो यार। इसकी बॉर्डर का ये काम और गोटा पट्टी का डिजाइन सचमुच किसी बड़े शोरूम के कपड़े जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे बचपन से ही सिलाई का बहुत शौक है। जब भी मैं कोई नया कपड़ा देखती हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप डिजाइन बनने लगते हैं। बस वही शौक आज काम आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे कल हमारे एक पारिवारिक मित्र के यहाँ पर शादी का फंक्शन है और हमें वहाँ पूरे परिवार के साथ चलना है। अरे वाह, कल सुबह तक मेरी ये ड्रेस पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मैं कल ही शादी के फंक्शन में यही पहनकर चलूंगी। दूसरी तरफ प्रियंका अपने कमरे में अपने डिजाइनर ड्रेस को शीशे के सामने अपने शरीर से लगाकर देख रही है। तभी दीपक वहाँ आकर, ए प्रियंका, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। वैसे कल हमारा एक बहुत जरूरी शादी का फंक्शन है, तो वहाँ तुम यही पहन लेना। हाँ, मैं कल यही डिजाइनर ड्रेस पहनकर चलूंगी और वहाँ जितने भी लोग आएंगे उन सबकी नजरें सिर्फ मेरी ही ड्रेस पर टिकी रहेंगी। अगली शाम शादी में जाने के लिए सभी लोग हॉल में खड़े दोनों बहुओं का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रियंका बाहर आती है। प्रियंका ने मॉल से खरीदी हुई वेस्टर्न क्रॉप टॉप ड्रेस पहनी है, जो काफी चमकीली और आधुनिक स्टाइल की है। उसके बाल खुले हैं और उसने काफी हैवी मेकअप किया हुआ है। हाँ प्रियंका भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एकदम कमाल का लुक है आपका। आपके वेस्टर्न क्रॉप टॉप का स्टाइल इस शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट और मॉडर्न है। थैंक यू कविता, मैं तो हमेशा ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ। तभी सीढ़ियों से राधा अपनी खुद की सिली हुई अनारकली गाउन पहने हुए वहाँ पहुँच जाती है, जिस पर गोटा पट्टी और नगों का बहुत ही बारीक और सुंदर काम चमक रहा है। सिर पर उसने पल्लू लिया हुआ है। अरे बहू राधा, तू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इस ड्रेस की चमक और इसका डिजाइन तो बहुत ही कमाल का है। क्या ये कपड़े तूने कल मॉल से खरीदे थे? नहीं माँ जी, इसे मैंने खुद ही डिजाइन करके बनाया है। सचमुच बहू, तू तो बहुत ही सुंदर कपड़े बनाती है। बाजार के बड़े बड़े टेलर भी ऐसा घेर और ऐसी फिनिशिंग नहीं दे पाते। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सभी लोग लॉन पहुँचते हैं। तभी मेहमानों के बीच से सुनीता की सहेलियाँ छाया और माया हाथ में जूस का ग्लास लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं। अरे सुनीता बहन, आज तो तुम्हारी दोनों बहुओं को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। खासकर तुम्हारी ये बहू राधा तो आज बिल्कुल गौसब ढा रही है। इतने सुंदर और सलीके की ड्रेस पहनी है इसने। हाँ छाया बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी सुंदर लग रही है ये अपने कपड़ों में कि पूरे लॉन में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। हाँ, ये ड्रेस इसने किसी बाजार से नहीं खरीदी है, इसने खुद अपने हाथों से इसे डिजाइन किया है। सचमुच इसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही संस्कार और हुनरमंद बहू है तुम्हारी। प्रियंका छाया और माया की बातें सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। पूरा परिवार एक साथ शादी में खाना खाता है और फिर वो लोग घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता अपनी सहेली रिया के साथ राधा के कमरे में आकर, भाभी इसका नाम रिया है। इसने आपकी वो खुद की बनाई हुई ड्रेस देखी थी और इसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। हाँ राधा भाभी, प्लीज मेरी भी एक ड्रेस ऐसी ही सिल दो। हाँ क्यों नहीं, तुम अपना कपड़ा यहाँ रख दो और अपना नाप दे दो।
मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से बहुत ही सुंदर ड्रेस सिल दूंगी। राधा इंच टेप निकालकर रिया का नाप लेने लगती है। उसी समय प्रियंका राधा के कमरे के सामने से गुजरते हुए ये सारी बातें सुनकर मन ही मन, अच्छा, तो अब कविता की सहेलियां भी इस देहाती से कपड़े सिलवाने आ रही है। इसकी इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है, अब मैं देखती हूँ कि ये आगे कैसे तारीफें पाती है। अगले दिन रात में राधा अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी। तभी प्रियंका नेल पेंट लेकर वहाँ आती है और बिस्तर पर बैठकर नेल पेंट लगाते हुए राधा से, वैसे जेठानी जी ठीक ठाक ही कपड़े सिल लेती हैं आप। आपकी सिलाई बुरी नहीं है, लेकिन आप बाजार से रेडीमेड कपड़े क्यों नहीं खरीदती? मुझे रेडीमेड कपड़े पहनना उतना पसंद नहीं है। मुझे अपने हाथ से सिलने में जो तसल्ली मिलती है वो बाजार के कपड़ों में कहाँ। बातें करते हुए प्रियंका जानबूझकर राधा की मशीन के पास जाती है और अपने हाथ को इस तरह झटका देती है कि उसके नेल पेंट सीधे सेजल के कपड़ों पर गिर जाती है। ओफो जेठानी जी, ये कपड़ा तो पूरी तरह से खराब हो गया। मेरा हाथ गलती से फिसल गया, मुझे माफ कर देना। तभी कविता वहाँ आती है और ये सब देखकर, ये क्या भाभी, मेरी सहेली के इतने महंगे कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए और मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कविता तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। मेरे साथ जरा मार्केट चलो। राधा तुरंत कविता को साथ लेकर मार्केट जाती है और एक दुकान से नेल पेंट रिमूवर और केमिकल लेकर आती है। वो बहुत ही समझदारी और सावधानी से कपड़े के दाग पर रिमूवर लगाती है और उसे पूरी तरह साफ कर देती है। दाग गायब हो जाता है। ये देखो कविता, दाग पूरी तरह से साफ हो गया है। अब मैं इसे रात भर में बहुत अच्छे से सिल दूंगी। कविता राहत की सांस लेती है। अगले दिन सुबह रिया आती है और अपनी ड्रेस को पहनकर देखते हुए, वाह राधा भाभी, आपने तो बहुत ही सुंदर और परफेक्ट ड्रेस सिली है। थैंक यू सो मच भाभी। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका सुनीता के कमरे में आकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट सुनीता को दिखाते हुए, देखो माँ जी, मेरी प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी कविता और विहानी भी वहाँ आ जाती हैं। सुनीता उन दोनों से, विहानी, कविता देखो, हमारे घर में कितनी बड़ी खुशखबरी आई है। मेरी प्रियंका माँ बनने वाली है। हमारे वंश का दीपक आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। हमारे घर में इतने सालों बाद छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तभी राधा हाथ में चाय की ट्रे लिए सुनीता के कमरे में आती है। उसे देखकर कविता, बुआ, वैसे हमारी प्रियंका भाभी है इतनी स्मार्ट है, उन्होंने चेक करके इतनी बड़ी खुशखबरी भी पूरे परिवार को सुना दी। लेकिन हमारी राधा भाभी का पता नहीं कब नंबर आएगा, वो कब खुशखबरी सुनाएंगी? हाँ कविता, राधा भाभी को तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि अगर कोई ऐसी खुशखबरी है भी तो उसे किट से घर पर कैसे चेक करते हैं। राधा सभी के ताने सुनकर बहुत दुखी होती है और चाय की ट्रे मेज पर रखकर वहाँ से अपने कमरे में आकर रोते हुए अपने आप से, हे भगवान, इस घर में मेरी इज्जत हमेशा बनाए रखना, मुझे माँ बनने का पूरा सुख देना। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधा को उल्टी हो रही होती है। उसे देखकर मोहन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव बताती हैं और घर जाकर मोहन सभी लोगों को खुशखबरी देते हुए, माँ, पिताजी, मैं बहुत जल्दी पापा बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने आज राधा के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मेरे दोनों बेटों के घर में एक साथ खुशी आ रही है। सचमुच हमारे घर में कितना बड़ा और खुशी का माहौल आ गया है। हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है तो भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर में जरा पूजा करके आ जाते हैं। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाती हैं और थोड़ी देर के बाद प्रियंका अपने कमरे से एक बहुत ही टाइट वेस्टर्न वन पीस पहनकर बाहर आती है। वहीं राधा एक बहुत ही सुंदर ढीली और पारंपरिक सूती साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर आती है। सुनीता प्रियंका के कपड़ों को देखकर, अरे बहू प्रियंका, कम से कम अपनी जेठानी राधा से ही कुछ सीखो। देखो उसने कितनी अच्छी ढीली और सिंपल साड़ी पहनी है जो इस अवस्था में आरामदायक भी है। तुम्हारी प्रेगनेंसी का समय चल रहा है, अब ये सब छोटे और टाइट कपड़े पहनना नहीं चलेगा। ओफो माँ, मैं तो शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ और मुझे इसी में आराम मिलता है। सुनीता शांत हो जाती है और सब लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर में पूजा खत्म करके जब वो बाहर आते हैं तो सीढ़ियों पर फिर से छाया और माया मिल जाती हैं। वो दोनों बहुओं के कपड़ों को देखकर सुनीता से, सुनीता बहन, तुम्हारी बड़ी बहू राधा कितनी अच्छी और संस्कारी है। इसके कपड़े कितने सुंदर है। तुम अपनी इस दूसरी बहू प्रियंका को थोड़ा समझाती क्यों नहीं कि कहाँ क्या पहनना चाहिए? लोग मजाक उड़ा रहे हैं। छाया और माया मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। तब सुनीता प्रियंका से, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो। कम से कम बाहर निकलते समय तो परिवार की इज्जत का ख्याल करो। देखा ना कैसे सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं।
माँ जी, आप दूसरे लोगों की बातों में मत आया करो। ये छाया और माया चाची तो सिर्फ हमसे जलती है, इसलिए मेरे फैशन का मजाक उड़ा रही हैं। मुझे किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग घर आ जाते हैं। समय का चक्र तेजी से घूमता है और दोनों बहुओं का 8वां महीना शुरू हो जाता है और दोनों के बेबी बम्प साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं। एक सुबह सुनीता हॉल में बैठकर अपनी दोनों बहुओं को समझाते हुए, देखो बहुओं, अब तुम दोनों का 8वां महीना चल रहा है। हमारे खानदान का ये पुराना दस्तूर है कि पहली गोद भराई के जो कपड़े होते हैं वो लड़कियों के मायके से ही आते हैं। हम अगले हफ्ते तुम दोनों की गोद भराई करने की सोच रहे हैं, इसलिए अपने अपने मायके फोन करके खबर कर दो ताकि वो कपड़ों की तैयारी कर सके। दोनों बहुएं हामी भरती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। प्रियंका अपनी अमीर माँ शालिनी को फोन लगाकर, हेलो माँ, हाँ यहाँ मेरी गोद भराई की रस्म अगले हफ्ते तय हुई है। तुम जल्दी से शहर के सबसे महंगे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बुटीक पर चली जाना। मुझे वीडियो कॉल करके कैटलॉग दिखा देना, मैं खुद डिजाइन फाइनल करूंगी। दूसरी तरफ राधा मनी मन सोचते हुए, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाजार से कोई महंगी डिजाइनर ड्रेस खरीद सके। राधा अपनी माँ कामिनी को फोन लगाकर, हेलो माँ, हाँ माँ, यहाँ घर पर मेरी गोद भराई की रस्म अगले हफ्ते होने वाली है। माँ जी ने कहा है कि मायके से ड्रेस आएगी। हाँ बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तेरे लिए बाजार से बहुत ही सुंदर और नई महंगी ड्रेस खरीद कर ले आऊंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। नहीं माँ, आपको कोई भी नया कपड़ा बाजार से खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप याद करो, मेरी शादी के टाइम पर आपने एक बहुत कपड़ा अलग से रखा था ना, जिसे हमें शादी में सिलने का मौका नहीं मिला था। हाँ बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है। वो कपड़ा बहुत ही अच्छे सिल्क का है और अलमारी में रखा हुआ है। बस माँ, आप बाजार से कोई नया सूट मत लेना। आप बस वही कपड़ा निकाल लो और बाजार से थोड़ी अच्छी गोटी पट्टी नग और स्टोन खरीद लाना। मैं वीडियो कॉल पर आपको डिजाइन बता दूंगी। आप और मैं मिलकर उसे घर पर ही बहुत सुंदर बना लेंगे। कामिनी राधा की समझदारी को सुनकर भावुक हो जाती है और हामी भर देती है। अगले दिन प्रियंका की माँ वीडियो कॉल पर उसे कैटलॉग दिखाती हैं और प्रियंका एक साइड स्लिट वाली वेस्टर्न ड्रेस फाइनल करती है। वहीं राधा अपनी माँ को वीडियो कॉल करके गोटा पट्टी और नगों का डिजाइन फाइनल करवाती है। दिन बीतते हैं और गोद भराई का दिन आ जाता है। पूरा हॉल गेंदे के फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ है। संगीतकार ढोलक बजा रहे हैं और तभी दोनों बहुएं अपने मायके से आई हुई ड्रेस को पहनकर आती हैं, जिन्हें देखकर माया और छाया आपस में बातें करते हुए, छाया बहन, जरा इस छोटी बहू प्रियंका को तो देखो। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में भी इसके अंदर कितनी बेशर्मी है। इतनी लंबी हाई स्लिट की टाइट ड्रेस पहनी है इसने, जो देखने में भी कितनी बुरी लग रही है। इसका पेट भी देखो कैसे साफ दिख रहा है, थोड़ी भी शर्म नहीं बची इसमें। हाँ माया बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। और जरा हमारी इस दूसरी बहू राधा को तो देखो, वो भी तो माँ बनने वाली है, लेकिन उसने कितनी अच्छी और शालीन ड्रेस पहनी है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने खुद अपने हाथों से इसे डिजाइन किया है। कितना सुंदर फ्लेयर है इसका, और दुपट्टे से उसका पेट भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसे कहते हैं संस्कारी बहू। दोनों बहुएं आकर अपने अपने सजे हुए आसन पर बैठ जाती हैं। सुनीता, कामिनी और शालिनी आगे बढ़ती हैं और पारंपरिक तरीकों से फलों, मिठाइयों और लड्डुओं से दोनों की गोद भरने की रस्म पूरी करती हैं। चारों तरफ तालियों की गूंज होती है। रस्म खत्म होने के बाद सुनीता बहुओं के पास आकर, भगवान की कृपा से हमारी गोद भराई की रस्म तो बहुत अच्छे से खत्म हो गई। बहू, अब तुम दोनों आए हुए मेहमानों से मिलकर उनका धन्यवाद कर लो। राधा बहुत ही शालीनता से उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही प्रियंका अपने आसन से उठने के लिए जोर लगाती है, उसकी अत्यधिक टाइट और फिटिंग वाली डिजाइनर ड्रेस का साइड का हिस्सा चरचराकर पूरी तरह ऊपर कमर तक फट जाता है। प्रियंका शर्मिंदगी से कांपने लगती है। प्रियंका को इस हालत में देखकर राधा तुरंत सामने आकर अपना बड़ा और भारी दुपट्टा उतारकर प्रियंका को ढकते हुए, प्रियंका को अचानक से चक्कर आ गए हैं, मैं इन्हें नींबू पानी पिलाकर वापस लाती हूँ। राधा प्रियंका को सहारा देकर भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर अंदर कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कमरे के अंदर प्रियंका बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। छोटी, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो। प्रेगनेंसी के समय में इतनी ज्यादा फिटिंग की टाइट ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए। जेठानी जी, आज आपकी बात सचमुच पूरी तरह से सही साबित हुई। मैं ही घमंड में अंधी हो गई थी। आज तो मेरा पूरा मूड खराब हो गया और मेरी वजह से पूरे परिवार की पार्टी खराब हो गई। अब मैं इस फटे कपड़ों में बाहर मेहमानों के सामने क्या पहन कर जाऊंगी? मेरी तो बेइज्जती हो गई। तुम परेशान मत हो, मैंने अपने हाथों से अपने लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाई थी, तुम उसे पहन लो। राधा अलमारी से एक बहुत ही खूबसूरत और ढीली पारंपरिक ड्रेस निकालकर प्रियंका को देती है। प्रियंका उसे पहनकर शीशे में खुद को देखती है। उसका पूरा लुक बदल जाता है
और वो बहुत ही शालीन और सुंदर दिखने लगती है। थैंक यू सो मच जेठानी जी। इस ड्रेस को पहनने के बाद अब मुझे सचमुच बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है। राधा प्रियंका का हाथ थामकर वापस हॉल में मेहमानों के सामने लाती है। प्रियंका को इस पारंपरिक और सुंदर रूप में देखकर हॉल में मौजूद सभी मेहमान उसकी सादगी की खूब तारीफ करने लगते हैं। बेटा प्रियंका, आज तो तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा सुंदर और संस्कारी लग रही हो। आज मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल साक्षात देवियों जैसी लग रही है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने किस तरह अपनी समझदारी से छोटी भाभी और हमारे पूरे परिवार की इज्जत बीच पार्टी में बचा ली। आप सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी और महान हो। हाँ बहू राधा, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई है। तुम सचमुच हमारे इस घर की असली शान और लक्ष्मी हो। तुमने आज इस घर का सिर ऊंचा कर दिया। जेठानी जी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने अमीर होने के घमंड में तुम्हें गलत समझा, तुम्हें देहाती और गंवार कहा। लेकिन आज तुमने जो मेरी इज्जत बचाई है उसने मेरी आंखें खोल दी है। गलतियां तो आखिर इंसान से ही होती है ना। कोई बात नहीं है, अब हम एक हैं। प्रियंका मुस्कुराती है और राधा का हाथ थाम लेती है। दोनों बहुएं एक साथ मिलकर पूरे हॉल में आए हुए मेहमानों की सेवा और आदर सत्कार करने लगती हैं। सुनील और सुनीता मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार को एक साथ खुश देखते हैं और इस तरह पूरे परिवार की खुशहाली के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।